हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है हमारे सेशन के अंतर्गत, जहां आज हम आपके व्याकरण का पहला अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भाषा का, उसके बाद हम चलेंगे लिपि की तरफ और अंत में हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भाषा होती क्या है। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, भाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। सामान्यतः भाषा का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि भाई मैं बोलने वाला हूं और आप अभी सुन रहे हैं मुझे। तो एक व्यक्ति जो बोलता है और सामने वाला व्यक्ति जो सुनता है, तो मेरे मन में जो विचार आए मैंने उनको बोल करके आपके सामने बता दिया और आपने उनको सुन लिया, तो आपको मेरे विचार आप तक पहुंच गए। तो ये भाषा का माध्यम है, यानी कि भाषा काम करती है विचारों को आदान प्रदान करने का। अब हम बात करते हैं कि भाषा के मूल रूप हैं कितने, यानी कि भाषाएं होती क्या क्या हैं और भाषा के अंदर क्या क्या चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा को समझने से पहले हम आपको ये समझाते हैं कि भाषा के अंदर तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला ये है, भाषा के अंदर क्या होना चाहिए, लिख लो, ध्वनि चिन्ह। पहली चीज है, भाषा में ध्वनि चिन्ह होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं। देखिए, अभी जब मैं आपको बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ आवाज आ रही है, इसी आवाज को, इसी ध्वनियों को हम ध्वनि चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने बोला कहते हैं, तो कहते हैं में कौन कौन सा ध्वनि आया, क, है और ते। तो क, है और ते ये तब तक अक्षर हैं जब तक इनको बोला नहीं जा रहा। जैसे हमने इसको बोल दिया, ये ध्वनि चिन्हों के रूप में बदल गए। तो आवाज, मुंह से जो आवाज आ रही है, जो ध्वनि निकल रही है, वही ध्वनि चिन्ह कहलाते हैं। एक बात समझ में आ गई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषा के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो हमको समझ में आ गया कि भाषा के अंदर सबसे पहले ध्वनि चिन्ह होनी चाहिए, पहला। दूसरी चीज है जो भाषा के अंतर्गत हमको समझनी है कि भाषा के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान हो। कहने का मतलब है कि आप ऐसी एक भाषा बोल रहे हैं जिसके बोलने से सामने वाले व्यक्ति कुछ नहीं समझ रहा, तो वो भाषा नहीं हो सकती। भाषा का सीधा सीधा अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। यदि विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो उसको हम भाषा नहीं कह सकते किसी भी स्थिति में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो बातें हमने इसको आपको बताई। तीसरी बात है, यानी कि भाषा बोलते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उन शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। कैसे, देखिए, हमने एक शब्द लिया कमल। कमल का मीनिंग है दो, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, दूसरा ये फूल का नाम है। तो हमको पता लग गया कि कमल एक फूल का नाम है या एक व्यक्ति का नाम है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि भाषा के अंतर्गत इस शब्द को ले लिया जाएगा। अब यदि इसकी जगह मैं लेता हूं लमक, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ऐसे शब्दों का यदि भाषा में प्रयोग होता है, ना तो ये शब्द माने जाएंगे और ना वो भाषा ही उचित है। उस भाषा से कोई अर्थ तो निकलेगा नहीं, और यदि अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर इसका कोई हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। तो ये तीन बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि भाषा क्या होती है, इसको समझने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला ध्वनि चिन्ह, दूसरा विचारों का आदान प्रदान, और तीसरा जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ निकलना चाहिए।
अब इस आधार पर इन तीनों को समावेशित करते हुए हम सबसे पहले भाषा की परिभाषा लिखते हैं। देखिए, तो हम चलते हैं, परिभाषा लिखते हैं भाषा की। भाषा क्या है? बोलकर या लिखकर जब ध्वनि चिन्हों के माध्यम से सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए विचारों का आदान प्रदान भाषा है। अब आपको एक परिभाषा आराम से समझ में आ गई होगी। या तो हम बोलकर करें या हम लिखकर करें, और किनका प्रयोग कर लें? ध्वनि चिन्हों का प्रयोग कर लें, साथ में सार्थक शब्द आ जाएं और विचारों का आदान प्रदान हो जाए, तो वह चीज भाषा है। तो भाषा ये तीन काम करती है। तो इस प्रकार से हमारे सामने अभी आ गया भाषा की परिभाषा। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप कौन से हैं। तो चलिए अब हम भाषा के रूप पढ़ते हैं। भाषा के रूप आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बिंदु बना रहा हूं, आप उसी प्रकार से बिंदु बनाते हुए आगे बढ़िए। चलिए, अब भाषा के रूप कौन कौन से हैं, अब यहां समझाते हैं। जब मनुष्य का जन्म हुआ, जब धरती पर वो जन्म लिया उसने, तो आपको पता है कि वो जंगलों में रहता था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उस समय जो भी व्यक्ति पैदा हुआ वो जंगलों में रहता था। तो उसके पास बोलने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करता था, वो भाषा नहीं थी उसके पास। तो प्रारंभ में वो क्या करता था कि संकेतों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, आप कैसे हो, अब भाषा तो है नहीं, वो ऐसा कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता था कि वो अच्छा है, मन उदास है। समझ में आया? तो इस प्रकार के भावों के माध्यम से वो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के विचारों को सुनते थे और समझते थे। तो उस भाषा का नाम पड़ा सांकेतिक भाषा। तो पहली भाषा जो जन्म ली, उस भाषा का नाम था सांकेतिक भाषा। क्या नाम था? संकेतों के माध्यम से। परंतु जब भाषा जब तक बोली ना जाए या लिखी ना जाए, तब तक उसको भाषा का आवरण देना सही नहीं जान पड़ता। इसलिए विद्वानों ने सांकेतिक भाषा को मूल रूप से भाषा का प्रकार नहीं बताया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसा कि कहा भी जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सांकेतिक भाषा से आगे बढ़ते हुए मनुष्य ने प्रयास किया भाषा को सीखने का और बोलने का। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर, यानी कि वैसे तो हम कहें कि व्याकरण के आधार पर देखें तो पहली, और सामान्य तरीके से देखें तो दूसरी भाषा का जन्म हुआ, और उस भाषा का नाम है मौखिक भाषा। तो पहली जो भाषा व्याकरण मानती है वो मानती है मौखिक भाषा। और दूसरी भाषा जो व्याकरण के अनुसार है वो है लिखित भाषा। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। अब इनको समझना जरूरी है कि मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। देखिए, जब हम मौखिक भाषा की बात करते हैं तो चलिए इसका बिंदु लिख लेते हैं। मौखिक भाषा जब विचारों को
बोलकर प्रकट किया जाता है तो वह मौखिक भाषा है। पहली बात समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आया? इसका मतलब है कि मौखिक भाषा वो हो गई जिनको सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। भाषा का यह रूप ही मूल स्वरूप है इसका। यदि आपसे प्रश्न बने कि भाषा का मूल स्वरूप कौन सा है, तो आप बताएंगे मौखिक भाषा। यही भाषा मूल रूप है। ये बात याद रखना। अब ध्यान से समझिए, अभी मैं जिस प्रकार से आपको इस सेशन के माध्यम से अपने विचार बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये किस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं? यही मौखिक भाषा है जो अभी आपको मैं बोल करके बता रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लिखित भाषा की तरफ। देखिए लिखित भाषा क्या है। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब एक बात समझिए, लिखित का मतलब हो गया लिखकर। जैसे अभी मैं आपको लिख करके हर चीज समझा रहा हूं, तो लिख दिया तो ये लिखित भाषा हो गई। अब ये भाषा कौन सी है? इस भाषा का महत्व क्या है? पहली बात कि लिखित भाषा का इतिहास होता है। इतिहास का मतलब हिस्ट्री। इतिहास का मतलब हो गया कि आज यदि मैंने कोई चीज लिख दी 2021-20 में, 40 वर्ष के बाद मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, वो इतिहास का हिस्सा है। तो 40 वर्ष के बाद जब कोई व्यक्ति 2060 में मेरी पुस्तक को पढ़ेगा, तो उसके लिए मेरी आज की पुस्तक क्या हो गई? इतिहास हो गई। दूसरा, साहित्यिक पुस्तक लिखी जाती है। साहित्य का मतलब क्या हुआ? साहित्य को लिटरेचर, बुक्स, यानी कि बुक्स को लिखने के लिए हमको लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ये मूल बात हो गई हमारी। 2-3 बातें, भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? यानी कि जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट कर देते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाती है। और जब हम विचारों को क्या करते हैं? बोल करके प्रकट करते हैं, तो वहां पर हमारी हो जाती है मौखिक भाषा। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारतीय भाषाओं की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपकी व्याकरण की पुस्तक के अंदर लिखा गया है, उसी आधार पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। यदि आपने नहीं लिखा है तो मेरे वीडियो को 2 मिनट 1 मिनट के पॉज करके जो मैंने लिखा है उसको आप लिख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ जा रहा हूं, और वो है भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। हम पढ़ रहे हैं अब भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं, इसको भी समझते हैं। देखिए, यदि भारत की मैं बात करूं तो भारत में लगभग इस समय 300 से ज्यादा भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। आप समझ रहे हैं? परंतु यदि इतनी अधिक भाषाएं बोली जा रही हैं, सभी भाषाओं को
भारत सरकार संविधान कानून यदि मान्यता दे दे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो भारत का जो संविधान है, कानून जो है, उसने क्या किया, हमारे देश के प्रमुख राज्यों में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता प्रदान की, रजिस्ट्रेशन प्रदान किया, उनका पंजीकरण किया और ये कहा कि मूल रूप से भारत की कुल मिलाकर के 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान ने मान्यता दी, एक्सेप्टेंस दिया। समझ में आया? अब वो कौन कौन सी भारतीय 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। देखिए, उनका मैं नाम लिख रहा हूँ 22 भाषाओं का, क्योंकि ये प्रश्न भी है आपके अंत में जाकर के, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखिए, पहला मैं लिख रहा हूं हिंदी, नोट डाउन करते जाइए, हिंदी, संस्कृत लिखते जाइए, पंजाबी, आगे बढ़ते हैं, ओडिया, कन्नड़, गुजराती, तमिल, बांग्ला, आगे लिखिए, मलयाली, उर्दू, मराठी, असमिया, कश्मीरी, आगे लिखिए, कोंकणी, बोडो, संथाली, मैथिली, मणिपुरी, लिखते जाइए आप भी साथ साथ, मैं एक सेकंड के लिए पीछे भी हो जाता हूं, सिंधी, नेपाली, डोगरी और अंतिम है आपका तेलुगु। देखिए, इस प्रकार से आपकी कुल मिलाकर के ऐसी 22 भाषाएं हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की है, भारतीय संविधान ने, हमारे कानून ने इनको मान्यता दी है। तो आपका ऐसा यदि प्रश्न आता है तो इन 22 भाषाओं को याद करिएगा। हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो, इसलिए परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इसका अर्थ बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है, ये पढ़िए। हिंदी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी हिंदी की महत्व। अब क्या क्या महत्व है साहब इसका? पहला पॉइंट है, भारत में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है।
बोली जाती है। पहली बात। दूसरा, संविधान ने 14 सितंबर 1949 को इसे राज्य भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में एक, और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया वो भी लिख देता हूं। अनुच्छेद, ये प्रश्न होगा आपके इसमें, अनुच्छेद 343 के तहत इसे राजभाषा बनाया। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद 343 का एक लॉ है, एक कानून है, उसके अकॉर्डिंग 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा बनाया गया। राजभाषा बनाया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके बाद जो हमको पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि भाषाओं के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए, भाषा का एक प्रकार होता है राष्ट्रभाषा, दूसरी है राजभाषा, तीसरी है उपभाषा, चौथी है बोली। ठीक है, अब राष्ट्रभाषा हो गई देश में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमने बात कर ली, आज हमारे देश की राष्ट्रभाषा कहीं ना कहीं देखें, हालांकि संविधान ने इसको मान्यता नहीं दी है हिंदी को राष्ट्रभाषा की, पर यदि आज भारत में देखें तो सबसे अधिक रूप से जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। इसीलिए संविधान के बिना भी यदि राष्ट्रभाषा का दर्जा यदि भारत में किसी भाषा को दिया जा सकता है तो भाषा हिंदी होगी। समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा वो भाषा है जिसको सरकार अपने कार्यों के लिए प्रयोग में लेती है, यानी कि भारत की गवर्नमेंट, यानी भारत की सरकार, भारत का प्रशासन, भारत के गवर्नमेंट के सरकारी ऑफिस के अंदर, दफ्तरों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा है। और हमारे देश की जो राजभाषा संविधान के 343 अनुच्छेद के अनुसार 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा किसको दिया गया? हिंदी भाषा को दे दिया गया। अब हम बात करते हैं उपभाषा की। राजभाषा और राष्ट्रभाषा तो पूरे भारत में, पूरे एक देश में चलेगी। उपभाषा है राज्य के स्तर पर चलती है, छोटे स्तर पर चलती है। ठीक है, जैसे हमने उपभाषा के रूप में ले लिया ब्रज की भाषा, अवधी भाषा, मैथिली की भाषा, है ना, क्या नाम, बांग्ला भाषा, तमिल भाषा, पंजाबी, ओडिया, ये जो भाषाएं बाकी की बच जाती हैं वो उपभाषाओं में आ जाती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष के आधार पर बोली जाती हैं। यानी कि पंजाबी की बात करें तो अधिकांशतः पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाएगी और वो भारत का एक छोटा सा भाग है, इसलिए पंजाबी हमारी उपभाषा, उप मतलब छोटी, मतलब राजभाषा राष्ट्रभाषा से छोटे स्तर पर बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। अब हम बात करते हैं बोली की। पंजाबी, संस्कृत, ये तो फिर भी बड़े स्तर पर बोली जाती हैं। बोली हो गई बिल्कुल सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। जैसे कन्नौजी एक ऐसी भाषा है जो बहुत बहुत संक्षिप्त तरीके से बोली जाती है ना, बहुत छोटे से एरिया में बोली जाती है। जैसे ब्रज की एक भाषा है ना, अब ब्रज मंडल में बोली जाएगी, पूरे मथुरा में भी नहीं बोली जाती, या मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है ना ब्रज। तो ब्रज मंडल का जो एरिया है उस छोटे से एरिया के अंदर जो भाषा बोली गई वो भाषा बोली है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया, क्या, ब्रज की भाषा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने आपको कुल 4-5 बातें बताई कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा, फिर उसके हमने आपको बताया कि भाषा के प्रकार कितने हैं, फिर हमने आपको बताया कि भाषाएं, भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है, 22 जिनको संविधान ने मान्यता दी।
फिर हिंदी भाषा का क्या महत्व है ये हमने समझा दिया। फिर 4 प्रकार की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपभाषा और बोली। तो इस प्रकार से इस अध्याय के अंतर्गत इस वाले सेशन में हम यही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम जाएंगे लिपि की तरफ, व्याकरण की तरफ, और एक बीच में रह जाता है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, मानक भाषा। तो ये 3 बिंदु हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।